वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंदर आज अपन स्टडी करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन को जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एसेसरी डक्ट है उनके बारे में। उसके बाद में अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो, मादा जनन तंत्र के बारे में जब स्टडी करेंगे तो सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका काम होगा एक तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, एक तो क्या होगा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, फीमेल गैमेट का क्या करना, फॉर्मेशन करना। पहली बात, मेल गैमेट जो क्या था, स्पर्म, बना कौन रहा था, टेस्टिस, ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल गैमेट होता है ओवा। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा, और इसको बनाएगा कौन, ओवेरी, ठीक। दूसरी बात, हार्मोनल रिलीज करना, हार्मोनल रिलीज करना, हार्मोनल रिलीज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है हार्मोनल रिलीज, क्योंकि हार्मोन्स क्या करते हैं, इस पूरी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जनन की पूरी प्रक्रिया है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से मेल हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन जो कि इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल से रिलीज हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ओवेरी रिलीज करेगी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन रिलीज होंगे। इसके अलावा रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को क्या करना, रिसीव करना। इसके अलावा प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। बच्चा पैदा करने के लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना, प्रोवाइड suitable environment for the child bearing डिलीवरी एंड डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी। इसके अलावा लैक्टेशन, मिल्क, बच्चे को दूध भी तो पिलाएगी मदर जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद में। तो ये सब काम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा होगी, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र जिसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसके काम, क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन होगा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना। फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है ओवा, ओवा कौन बनाएगा, ओवेरी, जाहिर सी बात है। दूसरी बात, हार्मोनल रिलीज, यहाँ पे दो हार्मोन रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि बिफोर इम्प्लांटेशन बात करें तो रिलीज करेगा इसको ओवेरी या फॉलिकल्स, उसके ओवेरियन फॉलिकल्स, और आफ्टर इम्प्लांटेशन कौन करेगा, प्लेसेंटा, ठीक है। हार्मोनल रिलीज जब इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद में, अदरवाइज ओवेरी का काम है। इसके अलावा इसका काम होता है रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ है उसको रिसीव करना, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन वगैरह होना, जाइगोट का बनना, आगे इम्प्लांटेशन होना, इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट यूट्रस के अंदर प्रोवाइड करना, उसके बाद में डिलीवरी करवाना, डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन मतलब कि मिल्क बच्चे को पिलाना। तो ये सब फंक्शन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के।
इसके अलावा अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है। वे सारी संरचनाएं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो इस बारे में अपन अब बात करेंगे। फंक्शंस की बात हो गई ब्रीफली, आगे जाके अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। तो देखो स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर अपन ने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ भी हो, सबसे पहले तो होता प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले आएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। वो क्या होगा, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, पहले बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, गेमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स। गैमेट्स मतलब कि जिससे क्या होता है आगे जाके फीमेल और मेल के दोनों गैमेट मिलके आगे जाके क्या बनाते हैं, जाइगोट का बनाते हैं। जाइगोट आगे जाके बच्चे का फॉर्मेशन करता है, चाइल्ड का फॉर्मेशन जिससे होता है। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर फीटस बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनको बोलते हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन करता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है ओवेरी। फीमेल गैमेट होता है ओवा, ओवे का फॉर्मेशन करता है ओवेरी। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में होती है ओवेरी। इसके अलावा इसके अंदर आती है कुछ एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, ओवा के बाद में आता है ओविडक्ट। ओवा के अलावा होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसका दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब या इसको यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट के बाद में आएगा सर्विक्स, यूट्रस, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स जो बाहर से दिखाई देते हैं उनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यहाँ तक कि ना तो यूट्रस, ना फेलोपियन ट्यूब, ना सर्विक्स, ये सब, और ये वेजाइना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बाहर से दिखाई नहीं देती ना, तो इनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नहीं मानेंगे। जबकि लेबिया, मेजोरा, माइनोरा वगैरह ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का हिस्सा होता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एसेसरी डक्ट कौन कौन सी है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको ध्यान रखना, एसेसरी डक्ट का काम होता है गैमेट्स को ट्रांसफ़र करना। गैमेट्स को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो देखो ये इसके अंदर आते ही है ओविडक्ट, एक तो एक यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब क्या आते हैं, वेजाइना तक का जो हिस्सा है वो आता है किसके अंदर, जो एसेसरी डक्ट के अंदर। तो ये एसेसरी डक्ट ही होगी सारी, ओविडक्ट हो, यूट्रस हो, सर्विक्स हो, वेजाइना हो, ये सब चारों मिलके एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे वो आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यूट्रस के बारे में।
द यूट्रस। देखो यूट्रस देखने में कैसा दिखाई देता है, ये बना दिया मैंने यूट्रस, ये बना दिया मैंने यूट्रस। ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं फंडस। ठीक है, नीचे जो बोतल के केप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है। अब जो अपन बना लेते हैं इसको समझने के लिए, ये तो हो गया ऊपर वाला पोर्शन जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, ऊपर वाली जो डोम शेप स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया फंडस। ठीक है, अब फंडस से जैसे इसको मान लो, आपको समझने के लिए मैंने बना दिया, ये मैंने बना दी कोई बकरी, और ये बकरी के क्या हो गए, सींग। तो ये जहाँ से शुरू होगी, पहले पतली शुरू होगी, सींग निकल रहे हैं, तो यहाँ से देखो सींग की तरह मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। ये यूट्रस है, यहाँ का फंडस है, फंडस से एक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसको ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब शुरू में क्या होगी, पतली होगी, फिर धीरे धीरे मोटी होगी, फिर वापस में यहाँ पे इस हिसाब से स्ट्रक्चर होगी है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे होगी ओवेरी, यहाँ पे होगी ओवेरी, आलमंड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों तरफ ठीक ऐसे ही होगा, पहले पतली फिर मोटी फिर इस हिसाब से, और यहाँ पे होगी आलमंड शेप ओवेरी। ठीक है, ये होता है फेलोपियन, ये होता है अपना यूट्रस, फीमेल यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर क्या क्या मेजरमेंट होते हैं, क्या इसका वेट होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या जितना भी चीज़ें हैं वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो यूट्रस जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है और यहीं पे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चा यहाँ से डिलीवर होता है 9 महीने कंप्लीट होने के बाद में। तो यूट्रस को अपन वुम्ब भी बोलते हैं, वुम्ब भी बोलते हैं, हिस्ट्रा भी बोलते हैं। यूट्रस के 3 नाम है, यूट्रस, वुम्ब और हिस्ट्रा। यूट्रस जिसका वेट लगभग होता है 50 to 80 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 60 ग्राम। यूट्रस कैसा होता है, पाइलीफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन, पाइलीफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, या फिर इसको बोल सकते हैं पियर शेप, उल्टी नाशपति जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। यूट्रस का वेट जब प्रेग्नेंट लेडी होती है लास्ट में 8 टर्म, तब लगभग 900 ग्राम होता है, लेकिन नॉर्मली बात करें तो 50 to 80 ग्राम होता है, और 60 ग्राम अप्रोक्सीमेटली वेट होता है। ठीक है, अब यूट्रस लोकेटेड कहाँ होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूट्रस की पोजीशन कहाँ होती है बॉडी के अंदर, इस बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। वेट हो गया, शेप हो गया, लोकेशन पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है। जैसे ये मैंने कोई लड़की बना दी कुकी, ठीक है,
ये कोई लड़की बना दी कुकी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो केविटी होती है, इस केविटी को पूरी को बोलते हैं, इस पूरी केविटी को बनते हैं, यहाँ पे एक बनती है बॉडी के अंदर केविटी, इस केविटी को बोलते हैं एब्डोमिनल केविटी। ये केविटी होती है एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी के अंदर क्या होता है, ये बीच में बना हुआ है डायफ्राम। डायफ्राम जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। डायफ्राम एब्डोमिनल केविटी को दो भागों में बांटता है। इसके ठीक ऊपर वाली केविटी को थोरेसिक केविटी बोलते हैं और डायफ्राम से ठीक नीचे वाली केविटी को एब्डोमिनल। तो ये थोरेसिक केविटी हो गई, ये एब्डोमिनल केविटी हो गई। अब एब्डोमिनल केविटी का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं पेल्विक केविटी। एब्डोमिनल केविटी ये पूरी है, इसके नीचे वाले पोर्शन को पेल्विक केविटी बोलते हैं, ऊपर वाले को थोरेसिक केविटी बोलते हैं। एब्डोमिनल केविटी के नीचे वाला पोर्शन पेल्विक केविटी। पेल्विक केविटी के अंदर ही क्या होता है, ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये वेजाइना हो गया और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन को समझना है। तो यहाँ पे पेल्विक केविटी के अंदर क्या होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूट्रस की लोकेशन होती है पेल्विक केविटी के अंदर। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। ठीक है, अब इसको अपन ने ब्रॉड करके बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो वेट हो गया वो मैंने बता दिया, 60 ग्राम होता है अप्रोक्सीमेटली, 50 to 80 ग्राम। लोकेशन होगी पेल्विक केविटी, पेल्विक केविटी। इसके अलावा आगे की तरफ क्या होता है, इसके आगे की तरफ होता है ब्लेडर, एंटीरियर ब्लेडर होता है, पोस्टीरियर रेक्टम होता है, इसके पोस्टीरियर रेक्टम होता है। शेप होती है इसकी पियर, शेप कैसी होगी, पियर शेप। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। पार्ट्स इसके कौन कौन से होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो निकली हुई स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको तो बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, लगभग 4 to 5 इंच के आसपास, 10 to 12 सेंटीमीटर। सबसे पहला जो पार्ट जो कि यूट्रस से अटैच होता है, ये वाला, इस पार्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल या इंटरमूलर। इंटरस्टिशियल या इंटरमूलर, इंटरस्टिशियल या इंटरमूलर। सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है ये, नैरोवेस्ट पार्ट होता है ये पूरी फेलोपियन ट्यूब का। इसकी लेंथ होती है ओनली 1.25 सेंटीमीटर और जो डायामीटर होता है वो होता है 1 mm। ये डायामीटर है, ये लेंथ है। इंटरस्टिशियल के बाद में जो आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं इस्थमस। इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस की लेंथ होती है लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास, 2.5 सेंटीमीटर तक भी मानते हैं, 1.5 से 2.5। और इसकी डायामीटर होता है लगभग 2.5 mm। इस्थमस मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ा थोड़ा सा डायमीटर ज़्यादा हुआ, थोड़ी सी लेंथ हुई। उसके बाद में इस्थमस क्या होता है, सबसे स्ट्रेट पार्ट होता है, सबसे मोस्ट स्ट्रेट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। उसके बाद में एक पार्ट आता है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट एम्पुला, जहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। ये पार्ट है एम्पुला। एम्पुला को कई जगह वाइडेस्ट पार्ट बताया गया है, लेकिन उसके बाद में जो आगे वाली स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम, मेरे हिसाब से इनफंडिबुलम सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। लेकिन कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा एम्पुला को
वाइडेस्ट पार्ट बताया गया है। एम्पुला जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और इसकी जो डायमीटर होता है वो होता है लगभग 4 to 5 mm। और सबसे लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम लेंथ होती है इसकी ओनली 1.5 सेंटीमीटर और डायामीटर होता है लगभग 6 mm के पास। तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट तो यही हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 10 to 14 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अंगुली जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, उनको बोलते हैं फिम्ब्राई। फिम्ब्राई, ये फिम्ब्राई क्या करती है, ये फिम्ब्राई क्या करती है, जब ओवेरी जो ओलमंड शेप की स्ट्रक्चर है ये ओवा रिलीज करती है, जैसे ओवुलेशन होता है 14 डेज पे, तो ओवा रिलीज करके ये पेरिटोनियल केविटी के अंदर, तो पेरिटोनियल केविटी से ये फिम्ब्राई फिर वहाँ पे क्या करती है, उसके ऊपर ओवे के ऊपर रोटेट होती है इस हिसाब से, और ओवे को कैप्चर करके फेलोपियन ट्यूब के अंदर लेके आती है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि क्या ओवा एक मोबाइल सेल है या नहीं है। तो आपका जवाब ये होगा कि ओवा एक मोबाइल सेल नहीं है, क्योंकि ओवा आगे की तरफ ट्रांसफ़र कैसे होता है, फिम्ब्राई ने इसको कैप्चर किया, फेलोपियन ट्यूब में लिया, फेलोपियन ट्यूब में क्या होती है, सीलिया लगी हुई थी, सीलियरी मसल्स होती है, सीलेटेड कोल्यूमनार सीलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वहाँ पे सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब काफ़ी सारी छोटी मोबाइल स्ट्रक्चर्स जो कि इसको आगे की तरफ मूव करवाती है। यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती है और सीलिया होती है। ये सीलिया क्या करते हैं, ओवा का मूवमेंट कराते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ है महत्वपूर्ण कि ओवा एक नॉन मोबाइल सेल है, इसका मूवमेंट सीलिया के द्वारा होता है। सीलिया की जो कि फेलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स क्या प्रोजेक्शन टाइप में प्रेजेंट होते हैं और वो सीलिया इसका मूवमेंट कराते हैं, मतलब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो वो इसका मूवमेंट कराते हैं। यह हो गई फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात। उसके बाद में आगे बात करेंगे यूट्रस के मेजरमेंट के बारे में। यूट्रस के मेजरमेंट के बारे में, तो यूट्रस का जो फंडस पार्ट है, फंडस और बॉडी, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कॉर्पस। कॉर्पस, और कॉर्पस की लेंथ होती है लगभग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ के बारे में बात करें, कॉर्पस किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो फंडस, एक बॉडी, एक बॉडी। बॉडी होती है लगभग 3.5 सेंटीमीटर की, तो फंडस हो गया 5 सेंटीमीटर का। फिर ये बॉडी मैंने यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा समझाने के लिए ठीक जगह लिख देता हूँ। ओवेरी को हटा देते हैं। कॉर्पस के बाद में, कॉर्पस पूरे पार्ट को बोलते हैं, ये फंडस पार्ट है और इस पार्ट को मैंने बोल दिया बॉडी। फंडस और ये हो गया फंडस पार्ट, ये हो गया बॉडी पार्ट, इन दोनों की मिला के बोल दिया कॉर्पस। बॉडी की लेंथ होती है 3.5 और फंडस और बॉडी को मिला के बोलते हैं कॉर्पस, उसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है इस्थमस, 0.5 सेंटीमीटर का, 0.5 सेंटीमीटर का, इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। ये हो गया इस्थमस। फिर नीचे वाला पार्ट होता है 2.5 सेंटीमीटर का सर्विक्स, नीचे वाले पोर्शन को बोल दिया सर्विक्स, 2.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ किस हिसाब से है, टोटल लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का मेजरमेंट है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। लेंथ के अंदर फंडस, बॉडी और सर्विक्स आता है नॉर्मली, और फंडस, बॉडी, सर्विक्स को नहीं माने तो कॉर्पस, इस्थमस और सर्विक्स। एक्चुअल में कॉर्पस मिलकर बना होता है फंडस और कॉर्पस, इस्थमस और सर्विक्स। लेंथ की बात करें, कॉर्पस में होता है फंडस 1.5 सेंटीमीटर एंड
3.5 सेंटीमीटर की बॉडी, दोनों मिला के बनाते हैं कॉर्पस को। उसके बाद में 0.5 सेंटीमीटर का आ गया इस्थमस, उसके बाद में 2.5 सेंटीमीटर का आ गया सर्विक्स। टोटल 7.5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होती है और मोटाई होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। वेट हो गया 60 ग्राम, मतलब 50 to 80 ग्राम। पियर शेप की उल्टा नाशपाती टाइप स्ट्रक्चर होती है। अब देखो यहाँ पे बात अपन को ये करनी है कि जो एसेसरी डक्ट है वो क्या क्या होती है। एसेसरी डक्ट मतलब जहाँ से गेमिट ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ से जैसे ओवा रिलीज़ हुआ पेरिटोनियल कैविटी में, फिमराई ने इसको कैप्चर किया, 10 to 14 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये से ओवे को सेवती रहती है और इस हिसाब से फिर पकड़ के ट्यूब में लेती है। ट्यूब में फिमराई होती है, फिमराई एम्पुला में ले जाती है, एम्पुला में नीचे से स्पर्म आता है, स्पर्म आके यहाँ पे आके दोनों जुड़ते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद में बच्चा का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। फिर बच्चा यहाँ से निकलता है, निकल के फिर ये सर्विक्स है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो वेजाइना है, वेजाइना यहाँ से निकल के बच्चे की डिलीवरी होती है। तो ये सब पार्ट फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब मतलब बच्चा यहीं से निकल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। तो इन सब को एसेसरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, बच्चा देखो कैसे आता है, बच्चे के अंदर बच्चा अपन बोलते हैं बर्थ कैनाल, बच्चा निकलता है बर्थ कैनाल से। तो बच्चा जैसे यहाँ पे बड़ा हो गया, अब 9 महीने हो गए तो बच्चा निकलेगा। तो सर्विक्स का ये पोर्शन है, यहाँ से बच्चा निकलेगा तो यहाँ पे एक कैनल होती है, इस कैनल को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के अंदर यहाँ से बच्चा निकलेगा तो यहाँ पे एक कैनल होती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये नीचे वाला पोर्शन होता है वेजाइना। तो सर्वाइकल कैनाल और ये वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। सर्वाइकल कैनाल का मतलब होता है, सर्वाइकल कैनाल जो जहाँ से सर्विक्स के अंदर से एक ट्यूब निकलती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, जिससे बच्चा होकर गुजरता है डिलीवरी के टाइम में, जब लेबर शुरू होता है। उसके बाद में वेजाइना में आता है और फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब यूट्रस के लाइनिंग के बारे में बात करेंगे। तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, 3 लेयर्स होती है। एक आउटर लेयर जिसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो यूट्रस की आउटर लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडल लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इनर लाइनिंग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये बात आपको बताता हूँ, लाइनिंग के बारे में अपन बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती है मेनली, यूट्रस के अंदर मेनली 3 लेयर्स होती है, उनके बारे में बात करते हैं। जो आउटर लेयर होती है, आउटर फाइब्रस लेयर, आउटर जो फाइब्रस लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब चारों तरफ, यूट्रस, मेट्रियम यूट्रस की लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, आउटर फाइब्रस लेयर होती है। उसके बाद में मिडल थिकेस्ट लेयर होती है, मिडल थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी लेयर यही होती है, जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यही लेयर करती है। और ये बनी हुई क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, अपने यूट्रस के कंट्रोल किसी लेडी के कंट्रोल में नहीं आता कि आओ आज मेरे मन में आ गया यूट्रस को आज मैं नचाती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यूट्रस मतलब स्केलेटल मसल्स का तो बिल्कुल ही नहीं बना हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। मतलब मसल्स तो है, या तो स्मूथ है या स्केलेटल, अपने कंट्रोल में नहीं है तो स्मूथ मसल्स, कंट्रोल में है तो
स्केलेटल मसल्स, और अपने कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी होती है मायोमेट्रियम, थिकेस्ट लेयर होती है, इसी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। मायोमेट्रियम में ही ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस की, नर्वस सप्लाई होती है और लिम्फेटिक सप्लाई होती है। यही कॉन्ट्रैक्शन कराती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है और कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद में 3 अंदर वाली लेयर होती है कोल्यूमिनेटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स की बन की होती है, उसको बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? बनी हुई होती है सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स इनकी बनी हुई होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ होता है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती है यहाँ पे, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी यहीं पे होती है, और ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड अपना सिक्रेशन यहाँ पे करती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ट्यूब लाइक ग्लैंड्स होती है ये, और इन म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स में क्या होता है, काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई होती रहती है। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम के अंदर बात करते हैं। एंडोमेट्रियम में 2 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम में 2 लेयर होती है, एक तो होती है फंक्शनल लेयर, एक होती है बेसल लेयर। एंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, एक होती है फंक्शनल लेयर, दूसरी होती है बेसल लेयर। मान लो ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम से यहाँ से जो जुड़ी हुई होगी ये तो होगी बेसल लेयर, और ये वाली होगी फंक्शनल लेयर। ये बात ध्यान में रखनी है, ये दोनों मिलकर क्या है? एंडोमेट्रियम। ये दोनों ही लेयर किसकी है? एंडोमेट्रियम की। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अब अपन फंक्शनल लेयर की अगर बात करें तो फंक्शनल लेयर क्या होती है? इसकी साइज़ के अंदर क्या होता है? चेंज होता रहता है। फंक्शनल लेयर होती है, इसकी साइज़ में क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे जब भी ओवुलेशन का वक्त आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक दिन ओवुलेशन होता है, लगभग 14 डेज़ पे जब ओवा रिलीज़ होता है, उस वक्त के आसपास इसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये लेयर क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। ये लेयर फंक्शनल लेयर ये थिक हो जाती है। और अब ओवुलेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये लेयर थिक ही रहेगी, और फर्टिलाइजेशन होते ही ये प्रेग्नेंट लेडी हो गई, लेडी प्रेग्नेंट हो गई मतलब, और प्रेग्नेंट लेडी की जो एंडोमेट्रियम है, अब इसको बोल देंगे डेसिडुआ। जब ये लेडी जो फंक्शनल लेयर है या फिर एंडोमेट्रियम है, जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, जाइगोट बन जाता है, तो एंडोमेट्रियम को ही प्रेग्नेंट लेडी के अंदर डेसिडुआ बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल रहा था कि फंक्शनल लेयर में क्या होता है? जब ओवुलेशन का वक्त आता है, उस समय के आसपास उसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है, जिस वजह से इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है, और थिकनेस तब तक बढ़ी रहती है जबकि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता। बात सुनो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये लेयर सीड आउट हो जाएगी, ये लेयर यहाँ से बह के बाहर निकल जाएगी, और अंदर वाली जो लेयर है, जो कि दूसरी जो बेसल लेयर है, जो कि मायोमेट्री में धसी हुई है, ये बेसल लेयर ही वापस एक नई लेयर का, नई फंक्शनल लेयर का निर्माण करेगी। तो बेसल लेयर का काम होता है दूसरी फंक्शनल लेयर का फॉर्मेशन करना। कब? ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? अगर ओवुलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो जो फंक्शनल लेयर है, जिसमें ओवुलेशन के टाइम में काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई हो रही थी और उसकी थिकनेस बढ़ रही थी, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से सीड आउट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही बाहर बह जाएगी, और दूसरी फंक्शनल लेयर का वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ और दूसरी फंक्शनल लेयर का फॉर्मेशन वापस, ये जो बेसल लेयर जो कि मायोमेट्रियम में धसी हुई है, ये नई फंक्शनल लेयर का फॉर्मेशन करेगी। तो ये था अपना यूट्रस। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे ओवेरी के बारे में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।